नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे पहले प्रश्न में हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। पहली और तीसरी संख्या में, पहली और दूसरी संख्या में जो संबंध है, जो लॉजिक लगा हुआ है, उसी लॉजिक के आधार पे हमें तीसरी संख्या से चौथी संख्या ज्ञात करनी है। आइए शुरू करते हैं। तो पहली संख्या क्या दी हुई है? 123 और उसके सामने अनुपात में दिया हुआ है 4। तो ये दोनों संख्या एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अंतर वाली हैं। 123 के सामने 4 काफ़ी छोटा है, तो जब भी संख्याओं के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा होता है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की बजाय गुणे से या फिर भाग की ट्रिक से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आइए इसमें हम देखते हैं कौन सा लॉजिक लगा हुआ। अगर हम इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 1 और 2 3 और 3 6। ये 6 से 4 लाना मुश्किल है। इसी प्रकार अगर तीनों का गुणा कर दें आपस में तो 1 गुणित 2 और 2 गुणित 3 कितना होता है? 6। तो ये भी 6 ही मिल रहा है। एक और तरीका जो हम कर सकते हैं, हम इस बड़ी संख्या के शुरू के 2 अंकों को अगर आखिरी अंक से भाग दे दें तो हमें क्या मिलता है? 12 में 3 का भाग देने पर हमें मिलता है 4। तो ये एक लॉजिक यहाँ लगा हुआ है कि शुरू के जो 2 अंक थे इस संख्या के, उसको आखिरी के अंक से भाग देने पे हमें दूसरी संख्या मिली है। इसी प्रकार अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है 726। इसके अगर शुरू के 2 अंक देखें तो होते हैं 72, और 72 में अगर हम 6 का भाग दे दें तो हमें क्या मिलता है? 12। यहाँ पे ये लॉजिक लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि यदि एक समीकरण हमको हल करना है, इसमें हमें कहा गया है कि यदि a का अर्थ है प्लस a मतलब प्लस, b का अर्थ है गुणा करना, b मतलब गुणा, c का अर्थ है भाग देना, c का अर्थ है भाग देना, और d का अर्थ है माइनस, d का अर्थ है माइनस, तो इस समीकरण का मान हमको ज्ञात करना है। कौन सा समीकरण दिया हुआ है हमें? 9a 2b 6d 4c 2, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो अब क्या कहा गया है? 9a की जगह क्या आ जाएगा? प्लस का चिन्ह आ जाएगा। फिर है 2, और b की जगह कौन सा चिन्ह आ जाएगा? गुणे का चिन्ह आ जाएगा। फिर d की जगह कौन सा चिन्ह आ जाएगा? d की जगह माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और c की जगह कौन सा चिन्ह है? c की जगह भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसे आगे और हल करें तो बॉटमेस नियम के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड हल होगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 गुणित 6 माइनस 4 में अगर हम 2 का भाग दें तो कितना मिलता है? 2 मिलता है। डिवाइड के बाद अब मल्टीप्लाई हल होगा, तो 9 प्लस 6 दूनी 12 हो जाता है, ये माइनस 2। आगे और हल करने पे क्या हो जाएगा? 9 और 12 21 माइनस 2 मतलब 19। तो इस समीकरण का मान क्या होगा? 19 होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है कि यदि कैट को 3120 के रूप में कोडित किया गया है तो नवीन के लिए कौन सा कोड नंबर दिया जा सकता है? एक निश्चित कूट भाषा में कैट को लिखा गया है 3120, CAT कैट को लिखा गया है 3120। अब जब भी इस प्रकार से हो कि अंग्रेजी की वर्णमाला के शब्दों को या अंग्रेजी के लेटर्स को नंबर्स के रूप में कोडित किया जाता है, तो हम किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? हम जानते हैं कि अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, A B C D, और इसी प्रकार से X Y Z। हर एक की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? A पहले स्थान पे आता है इसलिए 1, B दूसरे स्थान पे आता है 2, इसी प्रकार C 3, D 4, और अंत में x के लिए 24, y के लिए 25 और z के लिए 26 इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। कैट मतलब c के लिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। a के लिए कितना हो गया? 1 हो गया। और t के लिए, t की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है। मतलब c की प्लेस वैल्यू है 3, a की प्लेस वैल्यू है 1 और t की प्लेस वैल्यू है 20। तो 3120 इस प्रकार से आया है। तो अब हमें कौन से वाले शब्द का मान ज्ञात करना है? हमें नवीन का मान ज्ञात करना है। तो NAVIN। तो अब इनकी सबकी प्लेस वैल्यू हमको लिखनी है। तो n की प्लेस वैल्यू होती है 14, फिर a की प्लेस वैल्यू होती है 1, v की प्लेस वैल्यू होती है 22, फिर i की प्लेस वैल्यू होती है 9, और n की प्लेस वैल्यू होती है 14। तो हमारा सही उत्तर क्या है? 141222914। 141222914 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है
कि हमें उस विकल्प को चुनना है जो बाकी तीन से भिन्न हो। काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। इसमें तीन विकल्प एक दूसरे से समानता रखते हैं, एक अन्य से भिन्न है, वो हमको ज्ञात करना है। कौन कौन से विकल्प दिए हुए हैं? रेड, ग्रीन, वाइट, पेंटिंग। तो अब बहुत ज़्यादा सरल सवाल है। देखिए शुरू के जो तीन ऑप्शन हैं वो किन्हीं रंगों को दर्शा रहे हैं। रेड मतलब लाल, ग्रीन मतलब हरा और वाइट मतलब सफ़ेद। और पेंटिंग मतलब पेंट करने की क्रिया को दर्शा रहे हैं या फिर कोई आकृति को दर्शा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बाकी से भिन्न है क्योंकि शुरू के तीन रंगों के नाम है, चौथा पेंटिंग एक क्रिया का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये सीरीज में जो लॉजिक लगा हुआ है वो हमें ढूंढना है। अब अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें तो संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है। 720 के बाद सीधे 180 दिया हुआ है, फिर उसी प्रकार 176 के बाद 44 दिया हुआ है, फिर 40 के बाद सीधे 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा होगा ये हमको ढूंढना है। तो जब भी संख्याएं बड़ी या छोटी काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से होती है तो हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई के नियम से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 72 के बाद 720 के बाद दिया हुआ है 180। तो 720 से अगर 180 लाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? 720 में अगर हम 4 का भाग दे दें तो हमको क्या मिलता है? 180 लाना, 180 मिल जाता है। अब इसी प्रकार मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ डिवाइड बाय 4 हुआ। इसी प्रकार 180 से 176 लाना हो तो क्या हुआ? यहाँ पे से 4 कम हो गया, मतलब डिवाइड बाय 4 फिर -4। अब तो हमें मिलता है 176। अब 176 के सामने क्या दिया हुआ है? 44। तो 176 में अगर हम 4 का भाग दें तो हमको क्या मिलता है? 4 चौक 16 बचा 1, 4 चौक 16, मतलब 176 में 4 का भाग दिया तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे फिर से डिवाइड बाय 4 हुआ। अब 44 में से 40 आया, 44 के बाद 40 आया तो मतलब -4 हुआ। तो कैसी सीरीज बढ़ रही है? डिवाइड बाय 4 -4, डिवाइड बाय 4 -4। तो अब 10 से 40 आया तो फिर ये कितना हो जाएगा? 10 से 40 आया तो ये डिवाइड बाय 4 हुआ। अब डिवाइड बाय 4 हुआ तो अब आगे क्या होगा? -4 होगा। तो 10 में से अगर हम 6 घटा देते हैं तो कितना मिलता है? -4 में 6 मिलता है। तो पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब -4 के बाद क्या होता है? डिवाइड बाय 4 होता है। तो 6 में अगर हम 4 का भाग दे दें, 6 में अगर हम 4 का भाग दे दें तो हमको क्या मिलता है? 1.5। तो दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी? 1.5 आ जाएगी। ये दोनों संख्याएं यहाँ पे आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें फिर से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो इस आकृति को ध्यान से देखने पे हम पाते हैं कि बीच वाली संख्या बाकी की संख्याओं की तुलना में काफ़ी बड़ी है। और इस बीच वाली संख्याओं को हम इन संख्याओं से कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये हमें देखना है। तो यहाँ दिया हुआ है 12, यहाँ दिया हुआ है 2 और यहाँ दिया है 6। तो 6 और 2 से 12 कैसे आएगा? 6 और 2 का गुणा करने पे 12 आ गया, मतलब इस संख्या का और इस संख्या का गुणा किया। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है 3 और यहाँ दिया हुआ है 4। तो इन दोनों का भी गुणा करने पे क्या मिला? हमें 12 मिला। मतलब कि ये जो ये संख्याएं जो वर्टिकली दी हुई है, 2 गुणित 6 मतलब 12, 3 गुणित 4 मतलब 12। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे कौन सी संख्या लिखनी पड़ेगी कि दोनों का गुणा करें तो 12 आ जाए? तो 1 में 12 का गुणा करने पे ही 12 मिलेगा। 1 गुणित 12 बराबर 12। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमें कहा गया है कि इन 3 शब्दों में आपस में जो संबंध है वो किस वेन डायग्राम से हम दर्शा सकते हैं, वो हमको ज्ञात करना है। कौन कौन से शब्द हैं? हार्ट, बॉडी, हाउस। तो हार्ट, बॉडी, हाउस। तो हार्ट हमारे शरीर का एक अंग होता है, बॉडी मतलब शरीर और हाउस मतलब घर। तो इन दोनों का तो आपस में फिर भी संबंध हो सकता है कि हमारा जो शरीर है, अगर उस शरीर के लिए एक सर्कल बना है हमारी बॉडी के लिए, तो एक बॉडी पार्ट क्या होता है? बॉडी पार्ट एक होता है हार्ट हमारा। उस शरीर के अंदर एक बॉडी के अंदर बॉडी पार्ट हो सकता है, और जबकि हाउस मतलब घर तो इनसे संबंधित है ही नहीं। तो इस प्रकार का एक ये वेन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अब कहा गया है हमसे कि यदि बुद्धिज्म को इस रूप में कोडित किया जाता है तो क्रिश्चियन के लिए हम कौन सा कोड यूज करेंगे, ये हमको
ज्ञात करना है। क्या दिया गया है हमें? हमें दिया गया है बुद्धिज्म, BUDDHISM। उसको कैसे कोडित किया गया हुआ है? DWFFJKUO। अब बी से अगर हमको डी तक जाना हो तो BCD, मतलब 2 स्थान हम आगे बढ़े हैं। UVW, यहाँ पे भी 2 स्थान आगे बढ़े हैं। DEF, यहाँ 2 स्थान आगे बढ़े हैं। फिर यहाँ भी DEF 2 स्थान आगे बढ़े हैं। HIJ 2 स्थान आगे बढ़े हैं। IJK, यहाँ पे भी 2 स्थान आगे बढ़े हैं। STU 2 स्थान आगे बढ़े हैं। MNO, यहाँ भी 2 स्थान आगे बढ़े हैं। तो क्या हुआ है कि प्रत्येक लेटर से हम 2 स्थान आगे बढ़े हैं, तो हमें हमारा कोड वाला वर्ड प्राप्त हुआ है। तो अब हमें किसको हल करना है? हमें दिया हुआ है क्रिश्चियन, CHRISTIAN। सी से अगर हमको 2 स्थान आगे बढ़ना हो, सी से अगर 2 स्थान में CDE, ये +2 हो गया। HIJ, तो ई के बाद आई हो गया, HIJ हो गया। फिर है आर के बाद RST, तो यहाँ पे भी हम फिर से 2 स्थान आगे बढ़े। फिर IJK, तो यहाँ पे भी हम 2 स्थान आगे बढ़े। STU, यहाँ 2 स्थान आगे बढ़े, U आया। 2 स्थान आगे बढ़े तो TUV, यहाँ V आया 2 स्थान आगे बढ़ने पे। IJK, यहाँ पे फिर से K आ गया 2 स्थान आगे बढ़ने पे। ABC, तो ये 2 स्थान आगे बढ़ने पे C आया। NOT, ये 2 स्थान आगे बढ़ने पे P आया। तो क्या उत्तर हुआ? EJT KUV KCP, EJT KUV KCP, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें आकृति के इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो अभी हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है एक आकृति है जिसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज के 2 हिस्से हैं। एक बड़े त्रिभुज के अंदर 2 छोटे छोटे त्रिभुज हैं, जिसमें एक में हमें एक सर्कल दिया हुआ है और एक क्रॉस का चिन्ह दिया हुआ है। अब अगली आकृति में क्या हुआ है कि ये आकृति 90 डिग्री के एंगल से मुड़ गई है। देखिए, ये त्रिभुज ऐसे मुड़ गया है, तो ये उसके बाद क्या हुआ? ये x ऊपर आ गया और ये वाला बिंदु इधर आ गया। उसके बाद इस आकृति को अगर हम देखें तो इस आधार, ये वाला आधार सीधे यहाँ पे आ गया है। मतलब पहले 90 डिग्री पे यहाँ मुड़ा, अगले 90 डिग्री पे फिर ये कैसा हो जाएगा? अगले 90 डिग्री में ये इस प्रकार का हो जाएगा, इस प्रकार का। और एक तरफ x रहेगा और दूसरी तरफ ये वाला, दूसरी तरफ ये हमारी जो दूसरी तरफ है वो बिंदु रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, दिशा से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें हमें कहा गया है खान पूर्व से पश्चिम की ओर। जब भी दिशा का प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं? डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं। ये हो जाएगी नॉर्थ दिशा, ये हो जाएगी साउथ दिशा, राइट हैंड साइड पे ईस्ट दिशा और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट या पश्चिम दिशा। से क्या कहा है? खान पूर्व से पश्चिम तक 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर अगर यात्रा करेगा कोई भी व्यक्ति, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट नंबर A। अब क्या कहा गया है? पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब इस दिशा में यात्रा करेगा। कितनी यात्रा करता है? 8 किलोमीटर की। तो मान लेते हैं कि ये दूरी है 8 किलोमीटर, ये पॉइंट B हो गया। 8 किलोमीटर की दूरी तय करी। फिर क्या कहा गया है? अब 2 किलोमीटर यात्रा के लिए दाएं मुड़ता है। यहाँ पे आने के बाद अब वो क्या करेगा? दाएं मुड़ता है। तो ये कितनी दूरी तय करेगा? ये हो जाएगा पॉइंट C। ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये 2 किलोमीटर हो गई। अब क्या कहा गया है? अब इसके बाद वो कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आने के बाद अब वो C पे आने के बाद फिर से दाएं ओर मुड़ता है और पॉइंट नंबर D पे आता है
वह कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वह अब किस दिशा में स्थित है याद करना है। प्रारंभिक बिंदु था ये, और ये हो गया उसका एंड पॉइंट। अब वो किस दिशा में है ये हमको ज्ञात करना है प्रारंभिक बिंदु से। तो इस डायरेक्शन के चार्ट में अगर हम इस दिशा को देखें तो ये किधर आती है, इस तरफ आती है, इस तरफ आ रही है, ये दिशा इस तरफ आ रही है। तो ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रही है, मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रही है। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।